नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मैक्स में आपका स्वागत है। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं ठीक 9 बजे आपके सामने। आज बहुत बड़ा दिन है इस साल का 2023 का। आज बजट पेश किया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने और ग्राफिकली मैं ये समझाने वाला हूँ। एक पीडीएफ मेरे पास आई थी, सोचा मैंने सब दोस्तों के साथ शेयर करूँ। मैं बताने वाला हूँ कि इस यूनियन बजट का जो जो जिस्ट है, जो इसका निचोड़ है वो क्या है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, किसको क्या मिला, किसने क्या खोया, इस चीजों में हम बात करेंगे। कौन कौन सी स्कीमें सरकार ने लॉन्च की हैं, क्या इस बारे में और गहन डिस्कशन सरकार को करना चाहिए, किस चीज में बजट और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हम इतने बड़े आदमी नहीं है कि सरकार को गाइड कर सके, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। हम तो सिर्फ अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार ऐसा हो जाता तो शायद अच्छा होता। ये हमारे दिमाग के ऊपर है, क्योंकि हम अपने लिए ज्यादा सोचते हैं। दोस्तों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आगे बढ़ते हैं उससे पहले अगर आपने नॉलेज मैक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हर अलर्ट आपके पास बेल आइकन ही भेजता है। ओके, सबसे पहले तो इस बजट का जो नाम दिया गया है वो अमृत काल का नाम सबसे ऊपर लिखा गया है, इसलिए कि अमृत महोत्सव भारत मना रहा है और इसीलिए इस बजट को एक विजन दिया गया है। अमृत काल का विजन को लेके इस बजट का बेस बनाया गया है। उसमें कहा गया है कि जो सिटीजन्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी, यूथ के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए, ताकि उनका एंटरप्रेन्योरशिप, वो अपना खुद का काम करें, औरों को रोजगार दें, अपना भी काम करें, अपना खुद भी रोजगार पाएं और ऐसा काम करें जिससे ग्रोथ भी हो, जॉब क्रिएट भी हो। और मैक्रो इकोनॉमिक्स, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पे अगर आपको चाहिए इसके बारे में डिटेल अंडरस्टैंडिंग, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूं तो डेफिनेटली मैं इस बारे में हेल्प करूंगा। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा अगर आपको मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में समझना है तो स्ट्रॉन्ग स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक्स का एनवायरनमेंट कैसे वो बना सकते हैं, उसका विजन लेके इस बजट को तैयार किया गया है। दोस्तों, सप्तऋषि सेवन, आप जानते होंगे आसमान में 7 तारों के समूह को सप्तऋषि कहते हैं और उनको लोग अलग अलग नाम देते हैं, 7 ऋषि बोलते हैं उनको। तो उस 7 स्टार को या सप्तऋषि 7, उसकी 7 प्रायोरिटीज लेके इसमें इसको सप्तऋषि 7 का नाम दिया है। एक चीज में आप यहाँ पे आप नोट करना दोस्तों, कि जब से भाजपा सरकार आई है तो उसने जो नाम देने की प्रक्रिया है चीजों को इतनी अच्छी की है। चाहे आप भारत के डिफेंस में जो इक्विपमेंट आते हैं उसके बारे में आप बात देख लो, या जो हम इसरो जो लॉन्च करता है उसके बारे में देख लो, किसी रोड का नाम देख लो, स्कीम का नाम देख लो, किसी जगह का नाम देख लो, एयरपोर्ट का नाम देख लो, जहां भी वो नाम देते हैं वो अपना जो हमारा जो पुरातन पावर रही है, हमारी पुरातन शक्ति रही है, उसके उसको रेफरेंस लेते हैं। आपको याद होगा, सॉरी मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट से हट रहा हूँ, आपको याद होगा कि माननीय जयशंकर जी ने भी यूरोप में महाभारत और रामायण का रेफरेंस देके, यूरोप में नहीं, मुझे जगह याद नहीं आ रहा, रामायण और महाभारत का रेफरेंस दिया था और कहा था कि हनुमान जी बहुत बड़े डिप्लोमेट थे। तो ये दर्शाता है कि हम अपनी रूट्स के साथ जुड़ते जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो सप्तऋषि सेवन की जो प्रायोरिटीज है उसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास, रीचिंग द लास्ट माइल, बिल्कुल लास्ट आदमी तक प्रॉफिट पहुंचना चाहिए। जो पहले सरकारें कहती थी कि हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं, वही बात है रीचिंग लास्ट माइल, कि लास्ट आदमी तक पहुंचना चाहिए पैसा। अगर किसान को सम्मान निधि मिलती है, 2,000 रुपए मिलते हैं उसको, जो 2,000 रुपए मिलते हैं वो उसके डायरेक्ट अकाउंट में जाते हैं, बीच में कोई नहीं है। ये है रीचिंग द लास्ट माइल। यूथ पावर, यूथ लोगों को, जनरेशन को शक्ति देना, उनको सपोर्ट देना, पैसे का के सपोर्ट देना ताकि वो अपना काम शुरू कर सकें। तो जो मुद्रा योजना है वो उसमें बहुत बड़ी लाभकारी हुई है और बहुत सारे लोगों ने अपने काम उससे शुरू किए हैं। फाइनेंशियल सेक्टर को बढ़ावा देना, इस इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं और बहुत सारे आज इसमें डिक्लेरेशन भी किया गया है, कुछ बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं जिसकी वजह से आज शेयर मार्केट में जो बैंक निफ्टी है वो 1,000 पॉइंट को भी क्रॉस कर गया था। मतलब इट वाज सो फास्ट, 1,000 पॉइंट ऊपर चढ़ गया था, उससे भी ज्यादा। ग्रीन ग्रोथ की, जो ग्रोथ की हम बात कर रहे हो, ऐसी ना हो कि हमारी जो धरती माँ है उसके ऊपर उसका ज्यादा असर आए। तो ग्रीन ग्रोथ की बात यहाँ पर हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात यहाँ पर हो रही है, एनवायरनमेंट को सजो कर रखने की बात यहाँ हो रही है।
अनलीचिंग द पोटेंशियल, हमारे अंदर जो शक्ति है, जो ताकत है, हमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में यंगेस्ट पीपल इंडिया में है, उसको इस्तेमाल करना, उस पोटेंशियल को इस्तेमाल करना। और जो हमारे पास लाइक डेटा माइन है, गोल्ड माइन है, डेटा का जो गोल्ड माइन एक तरह से कहा जाए, उसको इस्तेमाल करना। इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो बहुत ही ज़्यादा इस बार जोर दिया गया है। देखेंगे हम आगे जाके। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, उसके लिए मैं एडवांस में आपसे माफ़ी माँगता हूँ। लेकिन पूरे डिटेल में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, तो शायद अंत तक आपको वीडियो को देखना चाहिए और अपने सुझाव ज़रूर देना, क्योंकि इससे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस करने का मोटिवेशन मिलता है बेसिकली। तो अब बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात में, जो मैंने पहले भी कहा था आपको। एक्चुअली एक एक पॉइंट को उठा के चलते हैं अभी, ठीक है? एक एक पॉइंट को उठा के चलेंगे। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव की बात हो रही है, तो इसमें क्या क्या किया है इन्होंने, क्या क्या प्रावधान किए हैं? बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले ही डिजिटल भारत काफी आगे हो चुका है, डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार चाहती है कि और ज्यादा डिजिटलाइजेशन हो। जैसे अभी लेटेस्ट आया था, सरकार चाह रही है कि हमारे जितने पुरातन ग्रंथ हैं, जो हमारी लिपियां हैं, उनको, जितनी पांडुलिपियां हैं, उनको डिजिटलाइज किया जाए, ताकि बहुत सारे लोगों की पहुंच में वो आ सकें। ठीक है, ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा है horticulture clean plant program to be launched to boost production of high value horticulture crops। देखिए सरकार चाह रही है कि थोड़ा लोग ना अपना गेहूं की तरफ से, धान की तरफ से थोड़ा अपना जो फोकस है उसको हटाएं। इसलिए मिलेट के ऊपर बात होने लगी है, बहुत जबरदस्त बात हो रही है मिलेट्स पे। और मिलेट हमारी धरोहर, हम पहले उसको खाते रहे हैं लोग। गेहूं, सॉरी गेहूं नहीं, बाजरा, जवार, जौ, चना, ये सब खाते रहे हैं लोग। लेकिन अब हम मॉडर्न हो गए तो हम गेहूं की तरफ आ गए, और गेहूं हमारा भारत का प्रोडक्शन नहीं है, इसलिए गेहूं हमारी शायद हेल्थ के लिए भी उस तरीके से हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम की बात हो रही है। फिर मेक इन इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स। देखिए अभी मैं मिलेट्स की आपसे बात कर रहा था कि ये चाहते हैं कि भारत ग्लोबल हब बने मिलेट्स के लिए। और इसके लिए एक स्कीम इन्होंने लॉन्च करने की है, वो है श्री अन्ना। ठीक है, सपोर्ट शुड बी गिवन ऑन आईआईएमआर हैदराबाद फॉर प्रमोटिंग रिसर्च। ये आईआईएमआर हैदराबाद में एक सेंटर, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पर ये मिलेट्स की नई नई वैरायटी लेके आए। सरकार मिलेट्स के नए अच्छे अच्छे रेट दे। हालांकि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने इसको उगाना भी शुरू कर दिया, क्योंकि आज की डेट में मिलेट्स के रेट बहुत अच्छे हैं। अगर आप चावल और गेहूं से कंपेयर करेंगे उसको कि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट लगने के बाद कितना प्रॉफिट होता है, तो मिलेट्स का जो जो प्रॉफिट रेशियो है काफी काफी अच्छा है। सेटिंग अप एग्रीकल्चरल एक्सेलेरेटर फंड फॉर इंक्रीजिंग इनोवेटिव स्टार्टअप इन रूरल एरिया। दोस्तों ये इसका मतलब ये है कि जो नई नई कंपनी खोलने की बात हो रही है, स्टार्टअप की बात हो रही है, वो जाके गांव में खोले। अर्बन सिटी जो लेवल सी और डी के हैं, उनमें जाके खोले। इसके लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड स्टार्ट करने की बात हो रही है, तो ताकि जो बड़े बड़े शहर हैं उनके ऊपर जो बोझ आ गया, उस बोझ को कम किया जा सके, और गांव में इसका तगड़े तरीके से, तगड़े पैमाने पर इसका उत्थान हो गाँवों का, तगड़े पैमाने पर वहां पर डेवलपमेंट हो, उसके लिए ये फंड सेटअप किया जा रहा है। क्योंकि वहां अगर कंपनियां लगेंगी, स्टार्टअप ही सही, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, वहां पर जो उनका प्रोड्यूस है, जो उनके जो प्रोडक्शन है, उसको कंजप्शन में मिलेगा। तो ये सब इसका ऑब्जेक्टिव है। टारगेटेड फंडिंग 20 लाख करोड़ एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट एट एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज सेक्टर। मैंने आपको बताया था कि गेहूं, धान और ईंख से थोड़ा हट के बात कर रहे हैं हम। तो टारगेटेड फंडिंग की बात हो रही है, 20 लाख करोड़ लगाने वाले हैं ये फंड। एक क्रेडिट टारगेट रखा गया है एनिमल हस्बेंड्री के लिए, डेयरी के लिए और फिशरीज के लिए। दोस्तों डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री में थोड़ा सा फर्क है। डेयरी इज फोकस्ड ओनली ऑन डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री में बहुत सारी चीजें आती हैं। आप पिगरी खोल सकते हैं, आप खरगोश पालन कर सकते हैं, लेकिन डेयरी में आप सिर्फ दूध और दूध से प्रोड्यूस होने वाली चीज़ों की बात करते हैं। ठीक है, तो डेयरी डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर उसको ढंग से किया जाए तो बहुत बहुत सारे लोग
बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट से अपना पढ़ाई पूरी करके इस क्षेत्र में कूद गए हैं और सरकार इसको काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है। यही हाल फिशरीज़ का भी है। बहुत संभावनाएँ हैं भारत में, जिस तरीके से भारत अलग-अलग 3 तरफ से घिरा हुआ पानी से, तो फिशरीज़ सेक्टर की बहुत बड़ी संभावनाएँ हैं। और इसका तो किसान अपने खेत में भी इस काम को कर सकते हैं, जहाँ पर पानी की बहुतायत है, वहाँ पर इसको किया जा सकता है। जहाँ पर हर साल बाढ़ आती है और फसल बर्बाद होती है, तो वहाँ पर फिशरी की जा सकती है। ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, इसलिए सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। सेटिंग अप ऑफ वाइडली अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी। अभी अभी स्टोरेज के ऊपर कई साल से इस पे बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन अब और एग्रेसिव ये करने की बात कर रहे हैं। Will enhance farmers remuneration by enabling sale at appropriate times। स्टोरेज की कैपेसिटी को अगर बढ़ा के, मान लीजिए किसान ने वहां पर अपना जाके सब्जी रख दी है, अपने प्याज रख दिए, जब सही समय पे उसका जब रेट बढ़ा, उसने वहां से कोल्ड स्टोर से निकाला और बेच दिया, तो स्टोरेज कैपेसिटी पे ध्यान दिया जाना है। ये एक एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स की बात हो रही है 2023-24 के बजट में। दोस्तों, मोर क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर एंड रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, यहाँ पे भी मैं बात करूंगा। 2015 से कंपेयर करें तो एक स्टीप इंक्रीज है। 2021-22 से कंपेयर करें तो 21 में 158 था, फिर 186 करोड़ हो गया, 186 लाख करोड़ हो गया। करोड़ों की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। अपोलॉजीज। तो ये हो गया। इससे क्रेडिट ज्यादा मिलने से क्या होता है कि लोग उसका सही इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत अच्छे रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं, क्रिएट किए जा सकते हैं, और फिर ये सबका साथ सबका विकास इंक्लूसिव डेवलपमेंट में आ रहा है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन में 21 लिया 22 लिया, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे काफी अच्छा जम था, यहाँ भी काफी अच्छा जम था, यहाँ थोड़ा कम हो गया है, तो इसमें और पुश करना पड़ेगा। फूड ग्रेन तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है, तो खाने की समस्या भारत को नहीं आनी चाहिए। दोस्तों, अगला है फिर सबका साथ सबका विकास। जो मैं अभी साथ की हम बात करें, उसमें फिर हेल्थ की बात करते हैं। सरकार ने ये अनाउंस किया है कि 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। भारत के जो नर्सिंग असिस्टेंट्स हैं, नर्सिस हैं, उनकी काफी डिमांड है विदेशों में भी। स्पेशली आई थिंक ये एक ऐसा जॉब है जिसके लिए पूरे यूरोपियन कंट्रीज में डिमांड रहती है हमेशा। ठीक है, तो लेकिन नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे ताकि ज्यादा नर्सिस को एजुकेशन देके और उनको इस लायक बना जाए कि वो अपनी रोजी रोटी ठीक से कमा सकें। न्यू प्रोग्राम टू प्रमोट रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल्स टू बी लॉन्च्ड। अभी क्या है कि भारत में रिसर्च के नाम पे बहुत कम पैसा खर्च होता है। मैक्सिमम रिसर्च यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिकाज में होती है, जापान की तरफ होती है। वहाँ रिसर्च में अपने बजट का कंपनियां 10-10 से 12% तक खर्च कर देती हैं। भारत यहाँ पर ये प्लान कर रहा है कि रिसर्च में ज्यादा पैसा डाला जाए, जिससे नई नई दवाइयां, नए नए तरह के इक्विपमेंट प्रोड्यूस किए जाएं और उसको मार्केट में सेल किया जाए। तो हर तरीके से आज भारत चाह रहा है कि एक एक्सपोर्ट हब बने बेसिकली, जो मैन्युफैक्चरिंग के जरिए हो, फार्मास्यूटिकल्स के जरिए। आज भी भारत की बहुत सारी दवाइयां एक्सपोर्ट होती हैं। सिकल सेल एनीमिया, तो एनीमिया एलिमिनेशन मिशन लॉन्च करने वाले हैं सिकल सेल के नाम से। तो एनीमिया की जो प्रॉब्लम है, जो बच्चों में आजकल ज्यादा बढ़ रही है, उस पे सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। सिकल सेल एनीमिया, राइट। ज्वाइंट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च टू बी इंक्रीज्ड वाया सेलेक्ट आईसीएमआर लैब्स। आईसीएमआर की कई लैब हैं इंडिया में, और उनके साथ मिलकर चाहते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मिलके लैब्स क्रिएट किए जाएं, जिससे रिसर्च को बढ़ावा मिले। ये उनका प्रावधान इसमें कर रहे हैं। और एजुकेशन एंड स्किलिंग में किया है कि रिवैम्प टीचर्स ट्रेनिंग वाया डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अभी क्या है कि टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती है, वो उस स्केल पे नहीं होती, क्योंकि देखिए टीचर्स अगर अच्छे होंगे तो डेफिनेटली स्टूडेंट भी अच्छे होंगे। तो एजुकेशन को ग्रोथ देने के लिए आपका जो जो इनपुट पैरामीटर है, कि टीचर्स आप किस तरीके के ले रहे हैं, वो अगर लेंगे तो डेफिनेटली एजुकेशन में जो क्रीम है वो निकल निकल के आएगी। और इसको अभी बढ़ावा दे रहे हैं कि इसको डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के माध्यम से टीचर्स को ज्यादा ट्रेनिंग दी जाए। हालांकि इसमें रिजर्वेशन बहुत गंदा रोल प्ले करता है। सॉरी, मैं सब्जेक्ट से थोड़ा भटक गया हूँ।
अगर आप किसी इनकैपेबल आदमी को कम नंबर देने वाले को भी, जो अपने आप में कम नंबर ले पा रहा है, उसको अगर एक किसी स्कूल में टीचर बना देंगे उस सब्जेक्ट का, तो क्या पढ़ाएगा आगे? ये एक सोच का विषय है। आप उस पर अपने कमेंट डाल सकते हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्रिएट की जाएगी फॉर चिल्ड्रन, और जो युवा हैं उनके लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, वहां से आप अपने बुक डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं, थीसिस लिख सकते हैं। इसके लिए ये डिजिटल लाइब्रेरी अवेलेबल होगी। State will be encouraged to set up a physical libraries at पंचायत एंड वार्ड लेवल्स। फिजिकल लाइब्रेरी से क्या होता है कि ये कहा जाता है कि पुस्तकें आपके सबसे बड़ी दोस्त हैं, और अगर आपको सही में किसी चीज में ज्ञान अर्जित करना है, तो आपको बुक्स में जाना ही पड़ेगा। आजकल बहुत सारे माध्यम है, वैसे तो सोशल मीडिया है, और अब तो चैट जीपीटी आ रहा है, मैं उसके बारे में बार बार बोलता रहता हूँ। आप उसमें डालिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट। लेकिन सरकार ये चाह रही है कि आप किताबों को अपने पास रखिए, उनसे उनके से लगाव रखिए, उनको पढ़िए। तो फिजिकल लाइब्रेरी खोलने की बात हो रही है पंचायत स्तर पे। अगला है बिग टेंट दैट अकोमोडेट्स ऑल। एक बड़ा ऐसा टेंट लगाए जिसमें बहुत सारे लोगों को उसमें अकोमोडेट कर पाए, उसमें रख पाए। ये मतलब दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये है, कैश ट्रांसफर ऑफ 2.2 लाख करोड़ टू ओवर 1140 करोड़ फार्मर्स अंडर पीएम किसान योजना। इस पीएम किसान योजना के अंतर्गत लगभग 2.2 लाख करोड़, 11.4 करोड़ किसानों को ये अनुदान दिया गया। इंश्योरेंस कवर दिया गया, जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है, उसके सुरक्षा बीमा योजना है, उसके अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को, 47.8 करोड़ लोगों को पीएम जन धन बैंक अकाउंट से जोड़ा गया। 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन, 102 करोड़ पेंशन पर्सन को लगाए गए। 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस उज्ज्वला के अंदर में, 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाए गए स्वच्छ भारत मिशन के अंडर में, और 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन दिए गए गांव के घरों में। और ये ग्रोथ इस तरीके से दिखा रही है, इन्होंने प्रोजेक्ट किया है 2023 में। हालांकि ईयर बेसिस पे थोड़ी सी ग्रोथ, जो रेवेन्यू जो ग्रोथ है थोड़ी सी नीचे जा रही है यहाँ पर। बट वर्ल्ड में जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, उसको देखते हुए तो लगता है कि हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी है, जो 6.5% प्रोजेक्ट की गई है। और अर्बन एम्प्लॉयमेंट का रेट, अगर मैं 2020 जून से बात करूं, जो डेफिनेटली बहुत बड़ा था कोविड के चक्कर में, लॉकडाउन के चक्कर में, वो घट के 7.2 आ गया है। जबकि वो 2019 में इसी समय में लगभग जून में 8.9 था। और 7.2 भी काफी है, इतने लोग मतलब बेरोजगार हैं 100 में से। ये सोचने वाली बात है। और जो सरकार कोशिश कर रही है कि नए नए लोन दे के या नई स्कीम लॉन्च करके लोगों को एंटरप्रेन्योर बना जाए, वो शायद इसको और नीचे ले जाएगा। रीचिंग द लास्ट माइल, आपको याद होगा अगला जो हमारा जो पॉइंट था, वो था रीचिंग द लास्ट माइल की अंत, जो अंत्योदय, बिल्कुल जो अंत में आदमी है उस तक सरकार की योजना पहुंचे। तो प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन टू बी लॉन्च्ड। पीवीटीजी डेवलपमेंट का एक पीवीटीजी नाम है, सॉरी मुझे, मैं भूल गया, मुझे नहीं याद है अभी। ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा फॉर माइक्रो इरिगेशन इन ड्रॉट प्रोन रीजन ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका में पानी की दिक्कत है, और भी कई जगह पे है। वहां पर फसल की पैदावार करने के लिए आपको ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करनी पड़ती है। उसके लिए सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंट देने की बात हो रही है। ज्यादा टीचर रिक्रूट किए जाएंगे 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में। जिस तरीके से नवोदय विद्यालय, इसीलिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। एकलव्य को आप जानते होंगे, गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य था, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा मांग लिया था अपनी दक्षिणा में, ताकि वो अर्जुन से बड़ा तीरंदाज ना बन सके। ये महाभारत में ऐसी कहानी दी गई है, पता नहीं सत्य है कि झूठ है। तो ज्यादा 740 एकलव्य स्कूल के लिए ज्यादा टीचर रिक्रूट किए जाएंगे। और श्री SHRI, भारत श्री, ये योजना टू बी सेटअप फॉर डिजिटेशन ऑफ एंशियंट इंस्क्रिप्शन, जैसे मैंने अभी आपको कहा था, जो हमारे पुरातन जो ग्रंथ हैं उनका डिजिटेशन करने के लिए ये योजना लेके आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अगला है, जो जो हमारा पॉइंट था। अगला जो पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्तऋषि में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट।
इंसेंटिव्स टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले ही बहुत काम हो रहा है, काफी बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, जगह जगह रोड बन रहे हैं, नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं, गवर्नमेंट ऑफिस बन रहे हैं, हमारी संसद भवन नई बन रही है, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हो रहा है। लेकिन अभी जो सरकार और इसमें पैसा डाल रही है, उनका कहना यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मल्टीप्लाई करेगा, एक मल्टीप्लायर होता है ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट में, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट 33% बढ़ा के 10 लाख करोड़ कर दिया है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले 33.4% बढ़ा के 10 लाख करोड़ कर दिया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जबरदस्त फोकस है। कंटिन्यूशन ऑफ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट, जो स्टेट को 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है, वो स्कीम कंटिन्यू है, और स्टेट्स को ये प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करें। हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले ऑफ 2.4 लाख करोड़ फॉर रेलवे, रेलवे को अब तक का सबसे ज्यादा 2.4 लाख करोड़ बजट में दिया गया है। ठीक है। 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाइड फॉर एंड टू एंड कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर के 100 ऐसे प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए गए हैं जो पोर्ट से, रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से, इन तरीके से जोड़ेंगे, ताकि जो माल की ढुलाई है यात्रियों अच्छे से कामयाब हो सके। और क्रिएशन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन टायर 2 और टायर 3 सिटीज वाया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूआईडीएफ, अर्बन डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसके थ्रू जो टायर 2 और टायर 3 के शहर हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, ये इनकी योजना में बात है। अगला है अनलीजिंग एंड पोटेंशियल ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, मेक एआई इन इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो 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 सेंटर्स बनाए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांगली मार्केट में आ रहा है, लोग इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, तो सरकार चाहती है एआई भारत में अच्छे तरीके से फले फूले। नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि अभी भारत में डाटा गवर्नेंस के नाम पे पॉलिसी कुछ खास है नहीं। आपका डेटा क्रेडिट कार्ड वाले चुरा लेते हैं, आपका डेटा कोई भी कुछ चीज बेच के चुरा लेता है और उस डेटा को बड़े महंगे दामों पर बेचता है या उसका मिसयूज भी कर सकता है। तो अभी डेटा गवर्नेंस पॉलिसी बनाई जाएगी जैसे यूरोप और अमेरिका में है। विवाद से विश्वास वन, लेस्ट स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन इन एमएसएमई। अभी क्या है कि एमएसएमई में बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बड़े स्ट्रिंजेंट हैं, उनको कम किया जाएगा, तो इसका नाम दिया विवाद से विश्वास। और विवाद से विश्वास 2 में इजियर एंड स्टैंडर्डाइज्ड सेटलमेंट स्कीम, जो लोगों की जो आपस में किसी भी मुद्दे पर, बिजली पे है, जगह पे है, किसी भी मुद्दे पर, मशीने पे है, कोई भी वाद विवाद है, तो उसको इजियर सेटलमेंट या स्टैंडर्डाइज सेटलमेंट के तहत ऐसी स्कीम लॉन्च की जाएंगी, उसको सेटल किया जा सके। ई कोर्ट्स का फेज 3 लॉन्च होने वाला है, ये लॉन्च करेंगे, फेज 2 हो चुका है, फेज 3 लॉन्च होना है। एंटिटी डिजी लॉकर, देखिए डिजी लॉकर बहुत अच्छी स्कीम एक सरकार ने बनाया है प्रोडक्ट, और इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने मोबाइल में डिजिटल लॉकर डाउनलोड कर सकते हैं, आपके सारा डेटा उसमें अपने आप आता रहेगा, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है जो आपके फोन से कनेक्टेड है, उसमें आता रहेगा। और इसको बिजनेस इंटरप्राइजेस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट इसको इस्तेमाल कर पाएंगी, इसका ये एंटिटी डिजिटल लॉकर बनाने की, आगे बढ़ाने की इसमें बात हो रही है, जैसे गूगल ड्राइव है। सेटिंग अप ऑफ 100 लैब्स फॉर 5G सर्विसेज, 5G मार्केट में बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, एयरटेल उसको लॉन्च कर चुकी है, जियो भी लॉन्च करने वाली है या कर दिया है, मुझे ध्यान नहीं इस बारे में। और 100 लैब्स बनाने वाले हैं 5G की के ऊपर, जो एप्लीकेशन बनेंगी उसके ऊपर, क्योंकि 5G की स्पीड बहुत फास्ट होगी, तो उस पर एप्लीकेशन बना के डिजिटाइजेशन की तरफ जबरदस्त प्रोग्रेस हो सकती है। R&D ग्रांट फॉर लैब ग्रोन डायमंड, इसके ऊपर लैब ग्रोन डायमंड जो पन्ना हीरा ये सब चीजें बनती हैं, ये बनेंगी, इसके लिए R&D लगाने की, R&D पे खर्च करने की बात हो रही है। और इसे एक्सपेक्टेड आउटकम है, ये आप देख सकते हैं, एआई से सॉल्यूशन एग्रीकल्चर, हेल्थ और सस्टेनेबल सिटीज में आएगा, ऐसे ही हर किसी का आउटकम है, लेकिन सरकार चाहती है ये मेजर इसके ऊपर अच्छा खासा पैसा खर्च करे, इस बजट में ये प्रावधान किया गया है। अब ग्रीन ग्रोथ की बात करते हैं। पीएम प्रणाम टू बी लॉन्च, ये एक स्कीम है पीएम प्रणाम जिसको लॉन्च करना है, जिसका मतलब होगा विल incentivize states and union territory to promote uses of alternative fertilizer,
कि जैसे सिक्किम में क्या होता है कि वहाँ फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं है, आप अपने फर्टिलाइज़र घर में बनाते हैं, वेस्ट बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जो कंपोस्ट बना सकते हैं उससे, जो जो किचन वेस्ट है, जो आपका और कोई इस तरह वेस्ट है जो गल जाता है, उससे कंपोस्ट बनाते हैं। और ज़ीरो बजट फार्मिंग की तरफ वो बात करते हैं, इसलिए उसी रास्ते पे चल के सरकार कह रही है कि प्रोत्साहित किया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा कि आप जो यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं, उसकी बजाय आप दूसरी तरीके कंपोस्ट वगैरह खाद है उसको इस्तेमाल करें, दवाइयाँ कम से कम डालें। 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स, 500 नए वेस्ट से वेल्थ प्लांट लगाए जाएंगे, जो वेस्ट निकलता है उससे कैसे उपयोगी चीज बनाई जाए, जैसे गोबर गैस प्लांट है, या शहरों का जो कूड़ा निकलता है उसको प्रोसेस करके उससे कंपोस्ट बनाया जा सकता है। इस तरीके की चीजें 500 नए प्लांट लगाने की बात हो रही है। ठीक है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम टू बी नोटिफाइड अंडर ईपीए टू इंसेंटिव सस्टेनेबल एक्शंस। ये एक्शन है, ये बताया। अब अगला एक्शन है सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलपमेंट। मिस्टी एक नया प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, टू बी टेकन अप फॉर मैंग्रोव प्लांटेशन अलोंग द कोस्ट लाइन। अमृत धरोहर टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर ऑप्टिमल यूसेज ऑफ वेटलैंड। मैंने बताया था आपको कि जहां पर बहुत दलदल जैसी जगह होती है, वहां पर अमृत धरोहर के नाम से ये स्कीम लेके आ रहे हैं। उसके अलावा 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर टू फैसिलिटेट फार्मर टू अडॉप्ट नेचुरल फार्मिंग, प्रमोशन ऑफ बैटरी चार्ज स्टोरेज। कहने का मतलब ये है कि 10,000 ऐसे सिस्टम लगाने वाले हैं जहां पर आप ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़े। जो किसान फॉर एग्जांपल स्प्रे करने की मशीन है तो बैटरी ऑपरेटेड हो, आपके जो ट्रैक्टर या ऐसी और मशीनरी है वो सोलर से चले। ऐसे कोशिश जारी है, अभी भी सोलर ट्रैक्टर किसी ने बनाया भी था, वो कितना कामयाब हुआ मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसी मशीनें हो सकती हैं। प्रमोशन ऑफ कोस्टल शिपिंग फॉर एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, कि आप अगर ट्रक की बजाय पानी का इस्तेमाल करें सामान को इधर से उधर ढुलाई के लिए। तो ये 2023 के बजट में प्रावधान है। अगली है अमृत पीढ़ी यूथ पावर। नौजवानों को, युवाओं को इस बार काफी फोकस मिल रहा है। एक योजना है पीएम केवी 4.0। ठीक है, इसके ऊपर काम होना है, इसको लॉन्च कर रहे हैं। जो नई कोर्सेज जैसे कोडिंग है, एआई है, रोबोटिक्स है, 3D प्रिंटिंग है, इस पे काम होगा। एआई मतलब आर्टिफिशियल प्रिंटिंग इंटेलिजेंस, और 3D प्रिंटिंग होती है, इसके अलग अलग से प्रिंटर होता है, अलग टेक्नोलॉजी अपने आप में, रोबोटिक्स भी अलग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो मेजर्स टू बूस्ट टूरिज्म सेक्टर, लगभग 50 डेस्टिनेशन सेलेक्ट किए गए हैं, जिसको चैलेंज मोड के थ्रू सिलेक्ट किया गया है, टू बी डेवलप्ड एज कंप्लीट पैकेज फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट। देखिए, टूरिज्म से बहुत ऐसे बहुत सारे देश हैं जो सिर्फ टूरिज्म के ऊपर अपनी रोजी रोटी कमा के बैठे हुए हैं। तो ये सरकार लगा रही है, 50 ऐसे डेस्टिनेशन सेलेक्ट किए जहां पर ये डेवलप होने जा रहे हैं। ठीक है, स्टेट टू बी इनकरेज टू सेट अप यूनिटी मॉल्स। एक इन्होंने नाम दिया इसको ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये यूपी में इसको काफी प्रोत्साहन मिला था, उत्तर प्रदेश में मुझे याद है। तो हर डिस्ट्रिक्ट को ये कहा गया है, कहा जाएगा कि, और कहा गया है कि आप कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए ही उसका नाम हो। ठीक है, जैसे जीआई टैग होता है, जीआई टैग उसको दिया जाए। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आप सोच कर चलिए, भारत में इतने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट निकलेगा जिसको जीआई टैग हो। जीआई टैग का मतलब है वो यूनिक है उस डिस्ट्रिक्ट के लिए, और उसकी गुणवत्ता स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाएगा। तो यूथ पावर के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये। फाइनेंशियल सेक्टर में आज फाइनेंशियल सेक्टर ने जबरदस्त उछाल मारा है। नए नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री बनाई जाएगी। सेटिंग अप ऑफ ए सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर, ये अपने आप में एक बड़ा काम है। इतना डेटा है भारत के पास, उसको अगर प्रोसेस करके हम उसका रिजल्ट निकालें तो जबरदस्त उसको बड़े पैमाने पर उसको उसको उससे धन अर्जित किया जा सकता है। आज की डेट में हम जब डेटा खरीदना होता है किसी मार्केट रिसर्च के लिए, तो बाहर के कंट्रीज से खरीदते हैं। क्रेडिट गारंटी स्कीम टू एमएसएमई, अब ये एक इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ी स्कीम है क्रेडिट गारंटी वाली, कि एक्सपेंडेड कॉर्पस अंडर ए रिवैम्प्ड स्कीम टू बी enabled एडिशनल कोलेटरल फ्री गारंटी अप टू क्रेडिट ऑफ 2 लाख करोड़। इतना प्रावधान इसके लिए किया गया है। तो एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत काम किए हैं।
महिला सम्मान बचत पत्र 2 लाख, सॉरी 2 लाख, कोई भी महीना मैक्सिमम 2 लाख है, कोई भी महिला 2 लाख रुपए जमा कर सकती है पोस्ट ऑफिस में 2 साल के लिए मैक्सिमम, और उसको 7.5% इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये एक स्कीम है। ये बात सिर्फ इतनी है कि ये महिलाओं के लिए है। बेनिफिट फॉर सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन को इस बार बहुत जबरदस्त तोहफा मिला है। मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट सीनियर सिटीजन की 15 लाख से बढ़ा के 30 लाख कर दी, इट इज जस्ट डबल सेविंग स्कीम में। उसके अलावा इंसेंटिव टू प्रमोट बिजनेस एक्टिविटी इन गिफ्ट आईएफएससी, क्रिएट मोर ट्रेंड प्रोफेशनल इन सिक्योरिटी मार्केट वाया अवार्ड ऑफ एजुकेशन सर्टिफिकेट। सरकार चाहती है कि लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाएं एज एन इन्वेस्टर, नॉट एज ए ट्रेडर। ट्रेडिंग अच्छा हमारा काम नहीं है। एज ए इन्वेस्टर आप उसमें पैसा लगाएं और उसको अच्छे तरीके से ग्रो करें, फाइनेंशियली साउंड बने, ये सरकार का मोटिव है। फिस्कल मैनेजमेंट का मतलब ये है, यहाँ पर जो सरकार प्रावधान करना चाहती है कि इंटरेस्ट फ्री लोन जो 50 साल का स्टेट्स को दिया उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, और सरकार चाहती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टेट करें और अपने स्टेट्स को ग्रो करें। और पार्ट ऑफ लोन इज कंडीशन ऑन स्टेट्स इंक्रीजिंग एक्चुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड पार्ट ऑफ आउटले विल बी लिंक्ड टू स्टेट अंडरटेकिंग सेवरल रिफॉर्म्स। तो ये अच्छा कर दिया है कि जैसे वो होता है ना अपना कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान, पेमेंट प्लान, ऐसे इसको कर दिया है कि भैया तुम काम करोगे कुछ तो मिलेगा। ऐसे नहीं है कि आए आप सफेद कुर्ता पजामा पहन के आगे अपनी गाड़ी में बैठ के चल दिए। नाउ इट इज अकाउंटेबल एक तरीके से इनडायरेक्टली। फिजिकल डेफिसिट 3.5% ऑफ जीएसडीपी से जो जो स्टेट्स का 0.5% टाइड टू पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। अब पावर सेक्टर रिफॉर्म करने ही पड़ेंगे सबको, स्टेट में, हर स्टेट में। और टारगेटेड फिजिकल डेफिसिट 4.5 बाई 2025-26, इतना आ गया तो बहुत है यार। ये फिजिकल डेफिसिट तो एक प्रॉब्लम ही होती है सारे। ओके, अपोलॉजीज। इंडियन इकोनॉमी बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक्स फंडामेंटल। अभी कुछ कुछ ग्राफ यहाँ पे बनाए हुए हैं कि यूनियन गवर्नमेंट ऑन द पाथ ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन। देखिए, ये प्राइमरी डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट है, तीन अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं। डेफिसिट की बात हो रही है और हर डेफिसिट घटा है। अगर 2021 से बात करें तो 9.2 से 5.9 हो गया है आपका फिजिकल डेफिसिट। और आपका जो प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट है, 7.3 से 2.9 हो गया है। प्राइमरी 5.8 से 2.3 हो गया है। अगर आपको इस डेफिसिट के बारे में समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं एक सेपरेट वीडियो इस पे बना दूंगा। 32 मिनट ऑलरेडी हो चुका, खत्म होने वाला, वैसे ज्यादा नहीं बचा है अभी। जीएसटी मंथली रेवेन्यू कंटिन्यूज। देखिए, जीएसटी बहुत बड़ा एक सरकार के लिए एक इनकम का साधन है और ये बढ़ता जा रहा है। जब भी आप देखें इसको, ये बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से डिजिटल इकोनॉमी आ रही है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो मैक्सिमम आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो डिजिटल होंगे। डिजिटल होने से टैक्स की चोरी नहीं हो सकती है, तो जीएसटी ऑटोमेटिकली, जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा। ठीक है, लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास का कलेक्शन चल रहा है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ये देखिए 2016 में 2.5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़, बहुत बड़ी बात है ये। सिर्फ कितने साल में, 7 साल में ठक कहाँ भाग गया है, 4 गुना। असेट क्वालिटी इन बैंक्स इंप्रूविंग, लोअर एनपीए। एनपीए किसी बैंक के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी होती है। उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने, देखिए, काफी मतलब जो परसेंट है वो एनपीए घटता 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 5% आ गया। हालांकि इसमें कुछ कभी कभी लगता है मुझे कुछ झोलमाल भी है, लेकिन सरकारी चीज है तो कहना बड़ा मुश्किल है। शायद ठीक से उसको मैनेज किया गया होगा, या एनपीए को कैसे कम किया गया है नहीं पता है, बट 5.0% पे सितंबर 2022 में आ गया है ये। अब सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसमें सराहना करनी पड़ेगी सरकार की कि जो हमारा फॉरेन रिजर्व है, अभी हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए जो रिजर्व है वो 400 करोड़ से भी ऊपर है। ठीक है, और वैसे हमारे पास 580 करोड़ के आसपास का फॉरेक्स रिजर्व है। ठीक है, इंपोर्ट कवर लगभग 400 करोड़ के ऊपर है थोड़ा सा। होलसेल प्राइस कवरिंग टू रिटेल प्राइस, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों कहीं ना कहीं देखें, डब्ल्यूपीआई कितना डाउन गया है और सीपीआई भी धीरे धीरे बढ़ा था, लेकिन अब थोड़ा फिर स्टेबलाइज हो रहा है। अगर सीपीआई डब्ल्यूपीआई पे बारे में आपको बात करनी है तो ये भी एक बड़ा टॉपिक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
टैक्स प्रपोजल जिसका सबको इंतजार था, ये इससे अगली स्लाइड है वैसे वो। हायर एक्सपोर्ट, हायर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, मोर वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी एंड ग्रीन एनर्जी, इसके ऊपर से ये सारी बात हो रही है। और सिंप्लीफिकेशन इनडायरेक्ट टैक्सेस टू डिलीवर, ये सारी चीजें करने के लिए कैपिटल गुड्स, जो जो लैंड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है उस पर कस्टम ड्यूटी चेंज कर दी गई है। मोबाइल फोन कैमरा सस्ते हो गए हैं। एथेनॉल अल्कोहल जो डीनेचर्ड, मतलब जिसमें एथेनॉल नहीं अगर डाली गई है, अगर उसको मिक्स नहीं किया गया तो महंगा होगा वो, ये मान के चलिए। लेकिन अदरवाइज एथेनॉल सर अल्कोहल आ रहा है तो केमिकल इंडस्ट्री को इसका बहुत फायदा हुआ, इसलिए आज केमिकल इंडस्ट्री के शेयर भी बड़े फास्ट भागे थे आज। और की इनपुट टू प्रोड्यूसिंग श्रिम्प फीड, श्रिम्प के जो खाना है उस पे भी काफी इन्होंने चेंज किया कस्टम ड्यूटी पे। तो इससे ज्यादा श्रिम्प के लोग खेती करेंगे, ज्यादा पैदावार करेंगे और एक्सपोर्ट, ब्राइन एक्सपोर्ट पे इसका असर पड़ेगा, उससे ज्यादा एक्सपोर्ट होने की संभावनाएं हैं। सीड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग लैब ग्रोन डायमंड्स, लैब ग्रोन डायमंड के लिए मैंने पहले आपको बताया शुरू में कि यहाँ पे R&D लैब लगाने की बात हो रही है, उस पर अच्छा पैसा खर्च कर रही है सरकार, तो इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जैसे अमेरिकन डायमंड आता है ना, सारे वर्ल्ड में फैलता है, ऐसे ही उसी डायमंड की बात हो रही है। कंटिन्यूइंग कंसेशनल बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन कॉपर स्क्रैप, कॉपर स्क्रैप पे कंसेशनल ड्यूटी जो दी गई वो चलती जा रही है। और कंपाउंडेड रबर टू ब्रिंग इट एट पार विद नेचुरल रबर, कंपाउंड रबर और नेचुरल रबर दोनों में अगर डिफरेंस आपको जाना है कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अब आगे आते हैं डायरेक्ट टैक्स, जिसके ऊपर सबसे बड़ी लोग सोचते हैं। टू रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट एंड प्रोवाइड टैक्स रिलीफ टू सिटीजन, ये ऑब्जेक्टिव है। 45% रिटर्न ऑफ टैक्स पेयर पोर्टल वर प्रोसेस्ड विद इन 24 आवर, 45%, अगर 100 लोगों ने टैक्स भरा तो 24 घंटे में प्रोसेस हो गया 45 लोगों का। और एवरेज प्रोसेसिंग पीरियड 93 दिन से घट के 16 दिन में आ गया पिछले 8 साल में। ये तो हम देखते हैं, डेफिनेटली ये बहुत फास्ट हो गया है। और 6.5 करोड़ से ज्यादा रिटर्न प्रोसेस हुए हैं इस साल, ये डायरेक्ट टैक्स का अचीवमेंट है। और सिंप्लीफाई कर दिया है पर्सनल इनकम टैक्स को, जिसके ऊपर सारे मिडिल क्लास की निगाहें थी, उसको और सिंप्लीफाई कर दिया। नया जो टैक्स रिजिम है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। पुराने टैक्स रिजिम में जैसे था ऐसे का ऐसे है, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं किया, सिर्फ एक किया कि इनकम लिमिट फॉर रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज फ्रॉम 5 लाख टू 7 लाख, यानी 7 लाख तक की इनकम के लिए आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी 7,50,000 होगी तो डेफिनेटली अच्छा खासा टैक्स लगेगा, ये सोच लीजिए। तो एग्जाम्पशन लिमिट कैसे की है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो अगर आपकी 7,10,000 है तो आप 3 लाख में तो बच गए, लेकिन 3 से 6 लाख के 5% की रेंज में आप आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और 6 से 9 लाख 10% है, 9 से 12 लाख 15% है, 12 से 15 लाख 20% है, और ग्रेटर देन 15 लाख 30% है। इससे लोगों को एडवांटेज मिलेगी, इससे पैसा बचने की संभावनाएं हैं। तो 15 लाख वाला जो है वो करीब एक्सपेक्टेड है कि 50,000 से 55,000 रुपए बचाएगा। उससे ऊपर जो 30 लाख वाला है और थोड़ा ज्यादा बचाएगा। एक सरचार्ज लगता था करोड़पति लोगों पे, तो जिसकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर है उसको घटा घटा के 37% से 25% कर दिया गया है। ये भी एक अच्छी संभावना है, क्योंकि टैक्स देने में लोग जो जो आनाकानी करते थे वो ईमानदारी से थोड़ा टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ेगी। मान के चलिए अगर हर आदमी ढंग से टैक्स देने लग जाए, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसकी इंटाइटलमेंट है, तो उसको सरकार को शायद इतना टैक्स देने लगाने की जरूरत नहीं है 30% तक। Extending benefit of standard deduction to new tax regime for salaried class and pensioners, पेंशनर और सैलरीड क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया गया नए टैक्स रिजिम में, पुराने में कुछ नहीं किया है। टैक्स एग्जम्पशन लिमिट 25 लाख लीव इनकैशमेंट पे बढ़ा दी है, जो शायद 3-3.5 लाख थी, मुझे माफ कीजिए, मुझे ध्यान नहीं, शायद इतनी ही थी। रिटायरमेंट पे जो आपको लीव इनकैशमेंट से जो पेंशन पेमेंट मिलती है वो 25 लाख तक बढ़ा दी है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स बेनिफिट इंडस्ट्री को सिंप्लीफाई किया गया है। enhanced limit for micro enterprises and professional to avail benefit of presumptive taxation
95% ऑफ द रिसिप्ट टू बी नॉन कैश। अब ये बहुत बड़ी बात है भाई, 95% जो रिसिप्ट होंगी नॉन कैश होंगी। और डिजिटल इकोनॉमी आने से सबसे बड़ा फायदा यही होगा सरकार को कि हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड होगा, टैक्स इवेडर्स पकड़े जाएंगे और सरकार के पास अच्छा खासा पैसा आएगा टैक्स रेवेन्यू में। और उससे एडवांटेज ये होगी कि जो रियली टैक्स पेयर हैं उनका ध्यान रख के सरकार और कम कर सकती है टैक्स को। डिडक्शन ऑन पेमेंट मेड बाय एमएसएमई टू बी अलाउड ओनली व्हेन पेमेंट इज एक्चुअली मेड, दिस इज अनदर पार्ट। इसको और सिंप्लीफाई कर दिया है। Extending 15% corporate tax benefit to new cooperative commencing March 31st March 2024। 15% कॉर्पोरेट टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा नई कोऑपरेटिव और जो मैन्युफैक्चरिंग 31 मार्च 2024 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। जो चल रहा है अभी उसको मार्च 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। हायर लिमिट ऑफ 2 लाख पर मेंबर ऑफ डिपॉजिट्स एंड लोन इन कैश ऑफ पीएसीएस एंड पीसीएआरडीबी। इन दो स्कीम के तहत हर मेंबर को 2 लाख का ऋण इसकी लिमिट 2 लाख कर दी है। स्कीम, सॉरी मुझे इसके बारे में नहीं पता है, ये मुझे स्टडी करना पड़ेगा। आई मिस्ड दीज 2 पॉइंट्स, ये मैं बाद में इसको कभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। हायर लिमिट ऑफ 3 करोड़ फॉर टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। ठीक है, इससे 3 करोड़ टीडीएस करोड़ पे अगर कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो टीडीएस की जो लिमिट है 3 करोड़ कर दी है कैश विड्रॉल पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। और इसके अलावा एक्सटेंशन ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय 1 ईयर फॉर इनकम टैक्स बेनिफिट्स टू स्टार्टअप। स्टार्टअप को 1 साल और बढ़ा दिया गया है टैक्स से बेनिफिट देने के लिए। बेनिफिट्स टू कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ऑन चेंज ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ स्टार्टअप फ्रॉम 7 इयर्स इनकॉर्पोरेशन। ओके, फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एक टर्म होती है जो बैलेंस शीट में करते हैं उसको लोग, तो उसको 7 साल से 10 साल कर दिया। अब 10 साल तक वो काम हो सकता है। इनकम ऑफ अथॉरिटीज बोर्ड एंड कमीशन सेटअप बाय इंस्टीट्यूट ऑफ यूनियन और स्टेट टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स इन सर्टेन सेक्टर। कुछ सेक्टर में ये अथॉरिटीज या बोर्ड, जैसे बिजली बोर्ड होता है, उनके ऊपर टैक्स लगाने से इसको एग्जेम्प्ट किया जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ टैक्स बेनिफिट टू फंड रिलोकेटिंग टू आईएफएससी गिफ्ट सिटी टिल 31 मार्च। ये और 2 स्कीम आईएफएससी गिफ्ट 31 मार्च तक इनको 2025 तक बढ़ा दिया गया है। 2 स्लाइड और है। रुपया कहाँ से आएगा सरकार के पास और रुपया कहाँ जाएगा? आ कहाँ से रहा है? सबसे ज्यादा जो इसमें आ रहा है वो आ रहा है बोरोइंग से या अदर लाइबिलिटीज, सरकार जो कर्ज लेगी उससे आ रहा है। और दूसरे नंबर पे आ रहा है टैक्स से, 15% इनकम टैक्स से और 15% कॉर्पोरेशन टैक्स से। ठीक है, 17% आ रहा है जीएसटी से अभी, और ये बढ़ने वाला है। मुझे लग रहा है अगले बजट में 20-25% हो जाएगा ये। बाकी एक्साइज ड्यूटी से 7% और बाकी छोटे मोटे हैं, कस्टम है, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट है और नॉन टैक्स रिसिप्ट है, इन सब से ये इस तरीके से पैसा आएगा। तो मेनली जो पैसा आना है वो जीएसटी से आना है, कॉर्पोरेट टैक्स से आना है, इनकम टैक्स से आना है और यूनियन एक्साइज टैक्स से आना है। बाकी सरकार बोरो करेगी। जाएगा कहाँ पे? पेंशन में 4%। अब तो मैं उन स्टेट्स के बारे में सोच रहा हूँ जिन्होंने पुरानी पेंशन सिस्टम लागू कर दिया है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट का 4% जा रहा है तो तुम्हारा क्या हाल होगा भाई? ये स्टेट को डुबोने वाली बात है, मान के चलिए। पुरानी पेंशन स्कीम अच्छी नहीं है किसी भी स्टेट की ग्रोथ के लिए। तो पेंशन में 4% जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट में 20% जाएगा क्योंकि बोरोइंग काफी हो रही है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 9% जाएगा, बहुत सारी स्कीम सरकार लॉन्च कर रही है। सब्सिडीज में 7%। सब्सिडीज का जो रेशियो घटता जा रहा है, और ये अच्छी बात भी है कि हर फालतू में सब्सिडी देने का काम नहीं होता है। सब्सिडी उन आदमियों को दी जानी चाहिए जो एक्चुअली उसके हकदार हैं, जिनको जरूरत है। हर आदमी सब्सिडी लेकर ना बैठे। डिफेंस पे 8%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे 17%, फाइनेंस कमीशन 9% एंड शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज पे 18%, अदर एक्सपेंडिचर पे 8%। तो मेनली जो खर्चा हो रहा है वो इंटरेस्ट पेमेंट पे हो रहा है और स्कीम्स पे हो रहा है सरकार की। डिफेंस पे 8% खर्च हो रहा है और ये इस तरीके से हो रहा है। 5.94 लाख करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है, 2.7 मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के पास है। तो देखिए, रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट और डिफेंस, इनके ऊपर काफी खर्च किया गया है। साथ में कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें काफी खर्च किया गया है।
होम अफेयर्स 1.96, सिक्योरिटी की बात है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर 1.78, रूरल डेवलपमेंट 1.6, एग्रीकल्चर एंड फार्मर 1.25, इसको और थोड़ा बढ़ाना चाहिए था। और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन 1.23, क्योंकि हम 5G की बात कर रहे हैं। दोस्तों ये ओवरऑल अलोकेशन है स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज में बजट का। बाकी ये मेन है, बाकी और बहुत सारी हैं, उनको भी अलोकेशन किया गया है। मेजर स्कीम की बात कर लेते हैं, अब ये लास्ट है। डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो 100 करोड़ से बढ़ा के 1250 कर दिया गया है। और जल जीवन मिशन में 60,000 से बढ़ा के 70,000 यानी 10,000 करोड़ इसमें बढ़ा गया है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल 2000 करोड़ से 5,943 करोड़ कर दिया गया। ये बहुत सराहनीय कदम है। एजुकेशन और हेल्थ पे जब सरकार अच्छा खासा पैसा खर्च करेगी, बजट में प्रावधान करेगी, तो लोगों की आधी समस्या अपने आप खत्म हो जाएंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर 48,000 करोड़ से 79,000, लगभग डबल कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में हर शहर में जबरदस्त फ्लैट्स बनते जा रहे हैं लोगों के लिए, उनके लिए जिनके पास घर नहीं है। और फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इसके लिए 2,908 से 5,172 करोड़ कर दिया गया है। लगभग लगभग अगेन आई मीन इट इज ऑलमोस्ट डबल। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट स्पेशल, ये बड़ा बढ़िया काम किया गया कि जो नॉर्थ ईस्ट को स्पेशल फोकस दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। 1,419 करोड़ से 2,419 करोड़ यानी करीब 1,000 करोड़ का यहाँ पर एनहेंसमेंट किया गया है। दोस्तों एक बार रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का अगर आपको देखना है तो इस पे कंटिन्यू कर सकते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट जो 2022 में एक्चुअल 2107 थी, 2024 में इन्होंने 2607 का टारगेट रखा है, ये लाख करोड़ में है। कैपिटल रिसिप्ट 16.2 से 18.7 गए जाएगी, 2024 की बात हो रही है, ठीक है, बजट एस्टिमेट की। 32 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 32 लाख करोड़ से 35 लाख करोड़ जाएगा। और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 8.4 लाख करोड़ से 13.7 लाख करोड़ जाएगा, लगभग पौने 2 गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों ये इतना बड़ा टॉपिक आज हो गया, लगभग 45 मिनट का वीडियो हो गया है। नॉलेज मैक्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। जय हिंद।